हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ डिमांड में एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या जिसे हम डिमांड फंक्शन कह सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिमांड क्या होती हैं, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझा था। और उसके बाद में हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, जो कंज्यूमर्स हैं, अगर वो किसी कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी वो ज़्यादा परचेज करेंगे या कम परचेज करेंगे, मतलब कि उसकी डिमांड, उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी, उससे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। उन्हीं को एक तरह से हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। किसी कमोडिटी की डिमांड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनको क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कि जो डिमांड फंक्शन है वो क्यों क्या शो करता है, एक तरह से कि किसी कमोडिटी की जो डिमांड है और उसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट से, कौन कौन से फैक्टर से, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कमोडिटी कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करेगा या कम परचेज करेगा, उसकी डिमांड कंज्यूमर ज़्यादा करेंगे या कम परचेज करेंगे, डिमांड कम करेंगे, ये जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन कौन से होते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक तरह से वो फैक्टर्स होते हैं। तो इनको हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, या इसकी जो स्टडी है वो हम दो तरीके से करेंगे। जैसे हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से जो डिमांड फंक्शन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। देखिए, इंडिविजुअल में क्या आएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी कमोडिटी की जो डिमांड करता है उससे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो डिटरमिन करेंगे। कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर किसी कमोडिटी की कितनी कितनी क्वांटिटी वो परचेज करता है, ये एक तरह से किस में आएगा, इंडिविजुअल में। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की हम बात करते हैं। लेकिन जब हम सेकंड पढ़ेंगे, मार्केट, जिसमें हम सभी कंज्यूमर, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड को हम इसमें डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन में। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, या किसी कमोडिटी की स्पेसिफिक कंज्यूमर, पर्टिकुलर कंज्यूमर जो डिमांड करता है उससे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो कौन सा हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं, जैसे माना कि कोई एक्स प्रोडक्ट है तो उसकी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो भी क्या करेगी, डिमांड को डिटरमिन करेगी। जनरली अगर हम देखें कि किसी कमोडिटी की प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो एक तरह से क्या होगी, कम होगी। तो प्राइस और डिमांड में एक तरह से इनवर्स रिलेशनशिप होती हैं। तो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया, किसी कमोडिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी ऑन खुद की प्राइस एक तरह से क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो जनरली प्राइस ज़्यादा होने पर डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होती है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड हमारा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जिस गुड की हम बात कर रहे हैं उसकी जो रिलेटेड गुड है, उसकी रिलेटेड गुड कौन सी हो सकती हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो रिलेटेड गुड्स हैं, एक तो हो सकती हैं सब्स्टिट्यूट, हो सकती हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, ऐसी गुड्स जिसका हम एक की जगह दूसरे का आप यूज कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड कहा जाता है। ठीक है, जिन गुड्स का हम एक दूसरे की जगह आपस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर टी की जगह, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया कॉफी, तो टी एंड कॉफी एक तरह से क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, जब हम एक की जगह दूसरी का यूज कर लेते हैं।
ठीक है। एक गुड की जगह दूसरे का अगर आप यूज कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। जैसे बाइक की जगह आपने कार का यूज कर लिया तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। गुड़ की जगह जैसे शुगर चीनी का यूज कर लिया तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है, एक की जगह हम दूसरी गुड्स का अगर यूज कर लेते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में एक तो आएगा सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस आएगी। अब देखिए सब्स्टिट्यूट में क्या हो रहा है, एक की जगह हम दूसरे का यूज कर सकते हैं। तो जब देखिए इकोनॉमी में टी की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप देखिए। तो टी की प्राइस बढ़ने से टी की जो सब्स्टिट्यूट हैं वो कौन है, कॉफी है। अब देखिए टी की प्राइस बढ़ गई, टी महंगी हो गई है तो लोग क्या करेंगे, इसकी जो सब्स्टिट्यूट है टी की जगह अगर वो अब क्या करेंगे, इसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है कॉफी उसकी डिमांड वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कॉफी की जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड में एक की प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कचौरी एंड समोसा क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं। कचौरी की प्राइस बढ़ने पर क्या होगा, जो समोसा है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, जनरल अगर हम बात करें तो। दूसरा है देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब क्या हो गया, एक की दोनों ऐसी गुड्स जिनका हम साथ साथ यूज करते हैं, एक के बिना दूसरे का यूज नहीं कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कार एंड पेट्रोल, तो कार एंड पेट्रोल एक तरह से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। पेट्रोल और कार जो है इनका साथ साथ यूज किया जाएगा। कार है जो पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती है, मतलब एक के बिना दूसरे का यूज नहीं कर सकते हैं। पेन और इंक हो गया, जैसे इनको एक तरह से हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है उसमें क्या होगा कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की जो कार है, ठीक है, उसकी एक तरह से डिमांड अगर आप देखोगे तो जनरल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कार और पेट्रोल एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का साथ साथ यूज किया जाता है। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से कारों की जो डिमांड पे है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड में एक की प्राइस बढ़ने पर दूसरे की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो डिटर्मिनेंट वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी डिमांड को डिटरमिन करेगी। किसी कमोडिटी की डिमांड कंज्यूमर ज्यादा करेगा या कम करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड है, कि जो कंज्यूमर है उसका इनकम लेवल कितना है। जैसे अगर हम मान लें का एक कंज्यूमर है जिसका इनकम का लेवल कितना है, मंथली सैलरी कितनी है, 5000 पर मंथ है, और दूसरा बी कंज्यूमर है जिसकी जो सैलरी है वो कितनी, हम एज्यूम कर लें 20,000 पर मंथ। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर की सैलरी कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक कंज्यूमर है उसकी परचेसिंग पावर कम है, इसलिए एक कंज्यूमर जो है वो डिमांड कम करेगा। इसी तरीके से बी कंज्यूमर की बात करें, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो बी की इनकम जो है वो एक के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए जो बी कंज्यूमर है उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जिनकी इनकम का लेवल ज़्यादा होता है वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और इनकम का लेवल अगर कम है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। किसी कमोडिटी का टेस्ट आपको पसंद है, कोई चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो उसकी डिमांड आप क्या करोगे, ज्यादा करोगे। जैसे आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे हमने एक साबुन ले ली है लक्स, और एक हमने ले ली है डव साबुन ले ली है। हो सकता है आपको कि डव साबुन अगर ज़्यादा पसंद है तो ऐसी इसका ये आपको अच्छी लगती है, आप इसको प्रेफर करते हो दूसरे कंपैरिजन में, तो इसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन आप अगर लक्स को ज़्यादा पसंद करते हो, ये आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसी कंडीशन में क्या होगा, लक्स की डिमांड ज़्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है, किसी चीज़ का टेस्ट हो गया, प्रेफरेंसेस हो गया, लोगों को जो चीज़ पसंद होगी उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के साथ साथ में हम यहाँ पे फैशन भी ले सकते हैं। जिस चीज़ की फैशन होती हैं उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और जो फैशन से आउट हो जाती हैं उसकी डिमांड एक तरह से क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट वो है एक्सपेक्टेशंस।
ठीक है। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या हो गया, किसी कमोडिटी के बारे में नियर फ्यूचर में, ठीक है, आने वाले समय में उसकी जो प्राइस हैं उसके बारे में लोगों ने क्या सोचा है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक तरह से फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर में उसकी जो प्राइस हैं उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। अगर लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में कोई चीज़ है, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल की जो प्राइस है वो कल बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसी अगर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि कल पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नियर फ्यूचर में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, करंट में अभी लोग क्या करेंगे, इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाले समय में, जैसे गोल्ड है, लोग ऐसा सोचते हैं कि आने वाले समय में जो सोना है वो महंगा हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, आज अगर उनको खरीदना है बाद में, तो वो आज उसको परचेज कर लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आज सस्ता है, आने वाले टाइम में वो महंगा हो जाएगा। तो जनरल आप अगर देखोगे तो नियर फ्यूचर में अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं, एक्सपेक्टेशन लोग ऐसा कर रहे हैं, तो करंट में उसकी डिमांड एक तरह से क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जस्ट इसका अपोजिट, नियर फ्यूचर में किसी की प्राइस अगर कम हो जाएगी, ऐसा लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो करंट में उसकी डिमांड वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए ये जो हमने टॉपिक पढ़े वो सारा टॉपिक किससे रिलेटेड, एक तरह से इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी कमोडिटी की जो डिमांड करता है उससे रिलेटेड है। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड फंक्शन ये इंडिविजुअल के साथ साथ में हम सभी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो फैक्टर को हम और इंक्लूड करेंगे। कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारा है पॉपुलेशन साइज। ठीक है, पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या हो गया कि जब इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा का मतलब क्या हो गया, किसी कमोडिटी के परचेज करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से ज्यादा हैं। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। और पॉपुलेशन ज्यादा होने पर क्या होगा, उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करने वाले जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होने पर डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे आप बात कर लो, एक लक्स साबुन है, इसको परचेज करने वाले जैसे ए कंज्यूमर हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, ई हैं, ये जैसे 5 जने हैं जो लक्स को परचेज करने वाले हैं। और अगर हम कहें कि केवल 2 जने ए और बी जो हैं वही क्या कर रहे हैं, केवल लक्स को परचेज करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जब जो पॉपुलेशन है, ठीक है, देखिए टोटल 5 थी, उसमें डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन जब ये 2 जने परचेज करेंगे तो उसमें डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो पॉपुलेशन की साइज ज़्यादा होने पर डिमांड ज़्यादा होगी, और पॉपुलेशन की साइज अगर कम है तो डिमांड क्या होती हैं, कम होती हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है वो है 7th, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसी इकोनॉमी में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो इनकम है वो, जो हमारे दो क्लास होते हैं, पुअर एंड रिच पीपल हैं जैसे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो इनकम है, नेशनल इनकम, हमारी पूरी कंट्री की जो इनकम है, नेशनल इनकम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। अगर पूरी सोसाइटी में दो क्लास में जैसे बढ़ चुकी है हमारी सोसाइटी के, पुअर लोग हैं वो ज़्यादा गरीब, उनके पास में कम परचेजिंग पावर है, कम इनकम है, और जो रिच पीपल, इनका इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा है, उनके पास में ज़्यादा इनकम है। तो जब इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अगर इकोनॉमी में इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन पूरी सोसाइटी में अगर हम देखें, नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इक्वल है। पुअर और रिच पीपल जो हैं उनके बीच में इनकम का जो डिफरेंस है वो एक तरह से बहुत ही कम है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने पर क्या होगा, सारे लोग, चाहे वो इस कैटेगरी में आए चाहे वो इस कैटेगरी में आए, ठीक है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा, सभी लोगों के पास में इनकम होगी, परचेजिंग पावर होगी, तो वो डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो किसी इकोनॉमी में इनकम का, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने पर डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो ये सारे एक तरह से क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। अब देखिए ये सारे जो हमने पढ़े हैं, इनको अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें,
इस तरीके से लिख दो आप अगर डी एक्स, एक्स कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसको आपने लिख दिया पी एक्स। ठीक है, उसके बाद में आपने पढ़ा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको आपने लिख दिया है पी आर। फिर उसके बाद में इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद में आपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को आपने लिख दिया टी। उसके बाद में एक्सपेक्टेशंस को आपने लिख दिया है ई। तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका डिमांड फंक्शन हो गया। ठीक है, इसमें हमने एफ लिख दिया यहाँ पे। डिमांड जो है किसका फंक्शन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, कंज्यूमर की इनकम का, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का, एंड एक्सपेक्टेशंस का। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है। इसी तरीके से आप जो मार्केट डिमांड फंक्शन है उसको भी आप लिख सकते हो। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की साइज के लिए आपने जैसे एन लिख दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के लिए आपने वाई साथ में डी लिख दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन या जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है वो क्या शो करता है, किसी कमोडिटी की डिमांड, ये डीएक्स हो गई हमारी डिमांड, और उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये सारे डिटर्मिनेंट्स है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसमें अगर चेंज हो जाएगा तो जो डिमांड है वो भी क्या होगी, कम ज़्यादा हो जाएगी, उसमें चेंज हो जाएगा। तो किसी कमोडिटी की जो डिमांड होती हैं वो इन वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये सारे जो वेरियस फैक्टर्स हैं इन्हीं को एक तरह से हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का जो पार्ट है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसको हम समझेंगे। थैंक यू।